2 अप्रैल को आपको बता दें कि नवरात्रि शुरू हुई थी और उसके बाद आज ईद का महीना है। पूरा 1 महीना त्योहारों का महीना रहा। इसमें तमाम तरह की चीज़ें आपने सुनी, देखी, देश में बहुत कुछ हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ विदेश में भी हो रही है और वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इस साल की अपनी पहली विदेश यात्रा पर हैं। वो कल जर्मनी में थे, आज कोपेनहेगन पहुंच चुके हैं, दूसरे देश में पहुंचे हैं और वहां पर भी जोरदार स्वागत की तैयारी चल रही है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। कुछ ही देर में कोपेनहेगन में रहने वाली भारतीय कम्युनिटी को, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय को एक एड्रेस करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका संबोधन होने वाला है। ये तस्वीरें दिन की हैं जब वो कोपेनहेगन पहुंचे थे। वहां की राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी देर तक लंबी चर्चा हुई और इस विजिट के, प्रधानमंत्री की इस अति महत्वपूर्ण यूरोप विजिट के बहुत से मतलब भी निकाले जा रहे हैं, खासकर तब जब दुनिया रूस और यूक्रेन की लड़ाई से जूझ रही है। शांति दूत बनकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और किस तरीके से युद्ध का समापन हो, उसमें क्या भूमिका भारत और भारत के साथ ये 3 देश जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन निभा सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें कल भी हमने आपको दिन भर लाइव दिखाई जर्मनी से। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय उन तस्वीरों को आप तक लेकर आए हैं। प्रणय उपाध्याय एक बार फिर इस वक्त कोपेनहेगन के उसी हॉल से मौजूद हैं जहां पे कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री मोदी को अपना संबोधन देना है। भारतीय समुदाय वहां इकट्ठा है। प्रणय के पास सीधे लिए चलता है और बात करते हैं, जानते हैं वहां मौजूद जो भारतीय हैं वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। कल जोरदार भाषण दिया था बर्लिन में प्रधानमंत्री ने। प्रणय, आज क्या होगा? आज वहां रहने वाला भारतीय समुदाय क्या सोच रहा है, क्या जानना चाहता है? बिल्कुल सुमित, मैं आपको नज़ारा दिखा दूं। ये वो हॉल है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। डेनमार्क की पहली यात्रा है, भारतीय प्रधानमंत्री की पहली डेनमार्क यात्रा है और इसके लिए इंतजार हो रहा है। डेनमार्क की जो भी भारतीय हैं वो आए हैं और केवल डेनमार्क ही नहीं, पड़ोस में स्वीडन से, फिनलैंड से भी लोग यहाँ पर आए हैं और ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। और इन चेहरों की रौनक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर है और इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? सुबह 10 बजे से मोदी जी का वेट कर रहे हैं। 10 बजे से यहाँ पे, हाँ, वेरी एक्साइटेड, वी आर रियली वेरी हैप्पी दैट ही विल बी ग्रेसिंग अस एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जिस तरीके का रंग यहाँ पर नजर आ रहा है सुमित, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं कोपेनहेगन से आया हूँ। कोपेनहेगन से? जी, 5 साल से कोपेनहेगन में रह रहा हूँ। जी, तो किस तरीके का मैडम थे आप लोग? बिल्कुल सवेरे से इंतजार कर रहे हैं। वी आर सो हैप्पी ही इज हियर इन डेनमार्क। छोटे लेकर इंतजार कर रहे हैं पूरे सवेरे से लाइन में। क्या सुनना चाहते हैं? जी, हम उनकी एनर्जी देखना चाहते हैं, उनका संदेश सुनना चाहते हैं। जी, आप कुछ हम सुनना चाहते हैं कि डेनमार्क और इंडिया के बीच में कैसे अच्छे ब्रिज बने और कनेक्टिविटी अच्छे से हो। सुमित, यही वो चीज़ है कि डेनमार्क और भारत के बीच में, नॉर्डिक और भारत के बीच में, इस इलाके के जो अन्य देश हैं, यूरोप और भारत के बीच में किस तरीके से जो साझेदारी हो सकती है, क्योंकि डेनमार्क के पास में स्किल है, भारत के पास में स्केल है। डेनमार्क के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास उसे पूरा करने के लिए, उसे कामयाब बनाने के लिए जो मानव संसाधन क्षमता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके अंदर संभावना देखी जा रही है। और यही कारण है कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा वो स्क्रीन जहाँ पर डेनमार्क और भारत के झंडे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। और सुमित, यहाँ पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भी मौजूद होंगी, यानी दोनों प्रधानमंत्री इस मंच पर एक साथ मौजूद होंगे। और ये जो डेनमार्क और भारत का जो ब्रिज है, ये जो डेनमार्क में रहने वाले भारतीय हैं उन्हें एक साथ संबोधित करेंगे। पहले डेनमार्क की प्रधानमंत्री संबोधित करेंगी और फिर भारत के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जी सुमित। तो अब ये बताइए प्रणय कि अगर दोनों व्यक्ति संबोधित करेंगे बारी बारी से, तो पहला सवाल तो बहुत सिंपल सा है कि कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि बताया गया था भारतीय समय के अनुसार रात को 8 बजे शुरू होने वाला है। यहाँ पर 8:08 हो चुके हैं। और दूसरा, क्या जिस रॉ में प्रधानमंत्री कल दिखाई दे रहे थे, करीब 1 घंटे लंबा उनका भाषण था, बहुत ही दिलचस्प तरीके से उन्होंने अपनी बात जर्मनी में रहने वाले भारतीयों के बीच में की थी, क्या उसी रॉ में आज भी मोदी जी नजर आएंगे? मुझे लगता है उसी रॉ में नजर आएंगे। और आप ये देखें जिस तरीके का उत्साह जो है प्रधानमंत्री मोदी के नाम के जिस तरीके से नारे लग रहे हैं,
में भारत के झंडे हैं और आपको अलग अलग रंग बिरंगी पोशाकों में नजर आ रहा है। यदि डेनमार्क में इस समय एक मिनी भारत जो है वो नजर आ रहा है, इसके पीछे जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है। और अब से कुछ ही देर में इसी मंच के ऊपर कार्यक्रम शुरू होगा। हमें कहा जा रहा है कि अब लोग अपनी अपनी जगह ले लें, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप क्या सुनना चाहती हैं आप? भारत माता की जय, देश का गौरव। ये वो सारी चीजें हैं जो आप सुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री से। किन मुद्दों के ऊपर आपकी उम्मीद है? आई डोंट अंडरस्टैंड। किन मुद्दों के ऊपर आपकी उम्मीद होगी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं तो क्या कहें? हमें उम्मीद होगी कि वो अपनी इकोनॉमी तो है ही उनकी बहुत बढ़िया। मोदी ही इज वेरी ग्रेट। हम वी आर प्राउड ऑफ हिम। ही इज अ लीडर, ही इज अ डायनामिक लीडर। कुछ इस तरीके के उत्साह के साथ यहाँ पर ये जो पूरा हॉल है वहाँ पर भारत के झंडे, भारत का रंग, भारत की छटा फिलहाल सुमित नजर आ रही है और इस तरीके से ये इंतजार कर रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी बर्लिन की और बर्लिन के बाद कोपेनहेगन जो है वो भी उसी उत्साह के साथ स्वागत करना चाहता है। सामुदायिक जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है उसका सिलसिला आपको पता है सुमित कि कोविड के कारण रुका हुआ था। प्रधानमंत्री ने यूरोप के साथ इसकी शुरुआत की है। बर्लिन में पहला एंगेजमेंट हुआ और दूसरा एंगेजमेंट अब कोपेनहेगन में। जी हमने कल देखा था बर्लिन में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे तो भारतीय कम्युनिटी ने करीब 3-4-5 घंटे बहुत बड़ा एक कल्चरल प्रोग्राम किया। दिन भर वो लोग इंगेज रहे, सब लोग इकट्ठा हुए, कई सैकड़ों मील से चलकर वो बर्लिन पहुंचे थे। वो तस्वीरें अद्भुत थी। वो तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। कल जर्मनी में थे, आज डेनमार्क में हैं। दोनों तस्वीरें हैं इस वक्त स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त कोपेनहेगन के बेला सेंटर ऑडिटोरियम जो भारतीय समुदाय का था वहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा प्रणय आपसे, आज के इस संबोधन के दौरान कल जो अचीवमेंट्स उनकी सरकार के दौरान हुए हैं बीते 8 सालों में, वो उन्होंने गिनाए। उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की, डिजिटल पेमेंट्स की बात की, उन्होंने करप्शन कम होने की बात की। अब आज नया क्या होगा? ऐसी क्या चीज़ है जो स्वीडन से भारत को सीखनी चाहिए? क्या उस पर कोई तवज्जो देंगे? क्योंकि ये वो मुल्क हैं दुनिया के जो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत आगे हैं, सर्वोपरि है लगभग पायदान में। निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे लगता है कि स्कैंडिनेविया, ये जो नॉर्डिक का जो इलाका है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इन इलाकों से में आने पर प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिल सकती है। जहां हमने जितने लोगों से बात की उन सब का कहना था कि इन देशों के पास में तकनीक है और भारत के पास मानव संसाधन है। इन दोनों के बीच में बहुत एक नेचुरल पार्टनरशिप हो सकती है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने आज जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान जिन समझौतों पर दस्तखत हुए वो भी इसी लाइन पर हैं। ये वही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से भारत की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो वाटर क्राइसिस हो, या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का मामला हो, वो महंगी तकनीक जिनमें रिसर्च इस इलाके की ज़्यादा है, इन देशों के पास में तकनीक है, लेकिन मास प्रोडक्शन के लिहाज से, आईटी पावर के हिसाब से भारत उन्हें किस तरीके से कमर्शलाइज करने में मदद कर सकता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस उत्साह के बीच भी प्रधानमंत्री भाषण में वो संदेश देने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारत की जो आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, मोबिलिटी की चुनौतियां हों, ग्रीन शिपिंग हो, जिनके लिए समझौते हुए हैं आज भी, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें कार्बन फुटप्रिंट कम करने को लेकर, क्योंकि इस पूरे इलाके की जो क्षमता है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज में खासी है। भारत ये कमिटमेंट दे चुका है कि वो 2060 तक अपना जीरो कार्बन इमिशन करेगा। तो ऐसे में उस लक्ष्य को पूरा करने में इस इलाके के देशों के साथ भारत की साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जी प्रणय, आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पीछे का जो जोश है वो सुनाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है और मुझे बार बार कहा भी जा रहा है मेरे कानों में कि भाई लोगों से बात करिए। मैं चाहता हूँ वहाँ जो मौजूद भारतीय लोग हैं उनसे बात करिए। क्या वो हिंदुस्तान से उम्मीदें करते हैं? क्यों वो उम्मीदें करते हैं? क्या उनको मोदी में पसंद आता है? लेट्स गो टू द पब्लिक। वो लोग क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में और भारत और स्वीडन की दोस्ती के बारे में? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है मोदी में? He is one of the best leader. Yeah. और आप लोगों ने आज ये कल्चरल परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे? हाँ, हम लोगों ने भरतनाट्यम परफॉर्मेंस दिया है। हम लोग स्वीडन से आए हैं, तो अब भी जो कल आप डेनमार्क में स्वीडन से आई हैं परफॉर्मेंस देने के लिए इस कार्यक्रम के लिए?
हाँ जी, बिकॉज ये बहुत ही इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज हमको, तो हम लोग स्वीडन से आए हैं। आप तो इस तरीके से यहाँ पर सुमित बहुत सारे लोग हैं, जिस तरीके से भारत माता के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे हैं, वंदे मातरम के नारे हैं, और इन तमाम नारों के बीच में क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुचरिता रॉय है, मैं डेनमार्क में रहने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मोदी से मिलने के लिए। ये पहली बार है। सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है मोदी का बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, एक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुझे बहुत ही आकर्षित किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो और भी इनिशिएटिव्स है जिसके लिए मैं और भी हैप्पी हूँ। सो या भारत के यूथ के लिए इसमें क्या संभावना हो सकती है? जो इंडिया और डेनमार्क की पार्टनरशिप है या जो नॉर्डिक रीजन के कंट्रीज है, उसमें क्या संभावना भारत के लिए हो सकती है? भारत के लिए ये दोनों जितने डेलीगेट्स ये लोग मिलेंगे, हमारे बीच में जितने टर्म्स अच्छे होंगे, यहाँ पे मेडिकल बोलो या फिर दूसरे पढ़ाई के लिए हमारे भारत के देश के बच्चों के लिए बहुत स्कोप है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ स्कॉलरशिप वगैरह कुछ हो। जो आज सुमित, माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर एक समझौता, भारत प्रधानमंत्री जब जर्मनी में थे वहाँ भी ये समझौता हुआ, और यहाँ पर आज डेनमार्क में भी समझौता हुआ, और इसकी अहमियत को आप समझिए कि मोबिलिटी और माइग्रेशन पर समझौता हुआ, यानी भारतीयों के लिए वीज़ा के रास्ते खुलेंगे, भारतीयों को अधिक आसानी से कामकाज के सिलसिले में जो लोग रोजगार के लिए आना चाहते हैं उनके लिए संभावनाएं खुलेंगी। तो इस यात्रा में केवल नारे नहीं हैं, उसके कुछ टेंजिबल गेन्स भी हैं जिन्हें गिनाया जा सकता है। जी प्रणय, एक आम हिंदुस्तानी के लिए, भाई हम लोग तो जाते नहीं हैं, आप वहाँ पर हैं कोपेनहेगन में, आप वहाँ के मुल्क को देख रहे हैं, हम लोग तो दिल्ली मुंबई में रहते हैं, मैक्सिमम यहीं देख के खुश हो जाते हैं। हिंदुस्तान से कैसे अलग है और क्या हिंदुस्तानियों को सीखना चाहिए वहाँ रहने वाले लोगों से, वहाँ रहने वाले भारतीयों से? अगर आप इसको बहुत आसान से प्यार से समझा सके कि क्या संदेश आप लेकर वहां से लौट रहे हैं? चीज़ें बहुत व्यवस्थित हैं और व्यवस्था के लिए हर व्यक्ति व्यवस्था का पालन कर रहा है, उस व्यवस्था के अनुसार चल रहा है और उस व्यवस्था के अनुसार पालन में ही अपनी सुविधाएं निकाल रहा है। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको इस पूरे इलाके के अंदर मिलेगी और शायद यही वजह है जिसके कारण हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है। इसके अलावा जो एजुकेशन है, हेल्थ है, जिसमें पब्लिक स्पेंडिंग ज़्यादा है, यानी सरकारी जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, टैक्सेस ज़रूर हाई हैं। और आज प्रधानमंत्री ने इस पे बातचीत करते दौरान ये चीज़ कही भी सही कि जो पब्लिक फंड है उसके इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावनाएं भारत में हो सकती हैं, क्योंकि बहुत पब्लिक फंड इन कंट्रीज़ के पास में, लेकिन वही सोशल सिक्योरिटी है, वो जो एक सुरक्षा का दायरा है वो बहुत सारी चीज़ें देता है। और अगर आप खूबसूरती की बात करें तो निश्चित रूप से दुनिया के बेहद खूबसूरत शहरों के अंदर कोपेनहेगन की गिनती होती है और ये बहुत सुंदर तो है ही सही, लेकिन बहुत व्यवस्थित है। आपको टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, जिस डिजिटल पेमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी डिजिटल पेमेंट, जो डिजिटाइजेशन है वो काफ़ी इफेक्टिवली हुआ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि भारत का जो IT पावर है उसके इस्तेमाल की अभी बहुत सी संभावना है। और चलिए पब्लिक के पास चलिए, बहुत सारे लोग वो लोग कैमरे देख रहे हैं, माइक देख रहे हैं, प्रणय उनको कैमरे पर आना है। लेट्स ब्रिंग देम ऑन कैमरा, जो बात करना चाहते हैं उनको दिखाते हैं। हिंदुस्तानी जिनके परिवार के लोग देख के खुश होंगे। We love Modi. Thanks for coming to Denmark. को डेनमार्क में इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहली बार आ रहे हैं। yes, this is the first time. कितने दिनों में आपने पूरी तैयारी करी है सब? हम लोग तो अभी बस आए हैं, बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत टाइम से करा है। 15 दिन से लगे हुए हैं हम लोग। साइकिल रैली भी हमने अरेंज किया था और सब दोस्त लोग मिलकर यहाँ पे एक साइकिल रैली किया था, उसमें 150 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, उसमें मैं भी एक था। तो हमने पूरा जन जागृति किया है कि मिस्टर मोदी इज कमिंग इन। क्या डेनमार्क के लोगों ने भी इस यात्रा से भारत को ज्यादा जाना? बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट इतना काम कर रहे हैं मोदी जी डेनमार्क में और जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत प्राउड हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये जो उनका स्केल वर्सेस स्किल, कितना ही कैन टेक दिस फॉरवर्ड। सो थैंक्स। किस तरीके से इसे आगे ले जा सकते हैं, ये तमाम चीजें क्या कहना चाहेंगे? ग्रीन एनर्जी है, उस सेक्टर में इंडिया और डेनमार्क बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे उसमें दोनों कंट्रीज के लिए फायदा होगा। और मैं चाहता हूं कि इसी क्षेत्र में बहुत दोनों कंट्रीज आगे बढ़े। मोदी वी लव यू। मोदी। आप कुछ कहना चाहेंगे? We love you. It's good to see India. We are very thrilled about this event. It's a lifetime opportunity. Yes, जरूर। देश से है प्यार अगर तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये जयघोष आपने भी सुने सुमित, और यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो एडवांस टीम है वो पहुँच चुकी है और सब लोग जो हैं बस इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री की एंट्री इस हॉल में होने वाली है और अब उनके भाषण का जो इंतजार है, जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, उनके इंतजार के वो पल खत्म होने वाले हैं और डेनमार्क की प्रधानमंत्री भी मेटे फ्रेडरिक्सन भी यहाँ पे पहुँचेंगी। दोनों नेता संबोधित करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि इससे भारत और डेनमार्क के रिश्ते मजबूत होंगे, जिसमें न केवल आर्थिक संभावनाएं बढ़ेंगी बल्कि इस दोस्ती के साथ में दुनिया के लिए भी समाधान के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।